मूवी की शुरुआत में हम दो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को देखते हैं जो अपने अंडरवेयर में खड़े हुए थे, वो भी एक स्लेव मार्केट में। उनके गर्दन पर चेन्स लगे हुए थे और उसी जगह कई सारे दूसरे लोग भी इसी हालत में खड़े हुए थे। आगे मूवी में हम पास्ट के फ्लैशबैक को देखते हैं। हमें यहाँ पर दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम रेजिस और जोएल था और ये दोनों भाई वेस्ट इंडीज को बिलोंग करते थे, मगर इन दोनों का रहना सहना बिल्कुल अलग था। जोएल जो कि रिसेंटली ही जेल से बाहर आया था क्योंकि उसने एक औरत का पर्स चुराया था और इसी इल्जाम में वो अंदर गया था। वो फिलवक्त अपने माँ और अपनी 9 साल की बेटी के साथ रहता था, मगर कोई जॉब ना होने के कारण वो हमेशा खुद को ये दोष देता कि वो ब्लैक है इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा। पर सच्चाई ये थी कि वो कभी अपने जॉब को लेकर सीरियस था ही नहीं। वही दूसरी ओर रेजिस एक वेल सेटल्ड आदमी था जिसने एक व्हाइट औरत से शादी की थी और उसकी भी एक 9 साल की बेटी थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो अपर क्लास के लोगों में बिलोंग करता था क्योंकि वो मेयर का असिस्टेंट था। फिर एक दिन रेजिस के फोन पर उसके चाचा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पिता की तबीयत काफी खराब है और मरने से पहले वो रेजिस और जोएल को देखना चाहते हैं। मगर रेजिस अपने पिता से मिलना नहीं चाहता था क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिताजी उनके बारे में केयर नहीं करते थे। पर रेजिस की वाइफ रेजिस पर भड़क जाती है ये कहते हुए कि उन्हें आखिरी बार उसके पिता से मिलने जाना चाहिए। अब कोई चारा ना होने के कारण वो जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में रेजिस अपने फैमिली के साथ एक फ्लाइट पकड़कर अपने होम टाउन पहुंच जाता है, पर वहां के एयरपोर्ट पर उसे अपना भाई जोएल भी दिखाई देता है। अब कार से जाते समय ये दो भाई आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपस में बात किए हुए कई साल हो चुके थे। रेजिस अपने सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बताने लगता है जिसे सुन जोएल को खुद पर शर्म आने लगती है, इसलिए वो भी झूठ मूठ में ये बोल देता है कि वो भी एक अच्छी जॉब कर रहा है। जब ये दोनों अपने पिता के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात उनके बुआ से होती है। वहीं पर उनके कई सारे हाफ सिस्टर्स भी खड़े हुए थे। ये देख ये दोनों समझ जाते हैं कि उनके पिता ने कई सारी शादियां की थी, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। जब इन दोनों के पिताजी इन्हें देखते हैं तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं। अब उनके पिता उन्हें बताने लगते हैं कि उन्हें विरासत में एक खजाना मिलने वाला है। ये सुनते ही ये दोनों गौर से अपने पिताजी की बातें सुनने लगते हैं, मगर जब वो विरासत के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो वो दरअसल एक लीगल एग्रीमेंट होता है जहाँ उनके मास्टर ने उन्हें आजादी दी थी क्योंकि एक वक्त पर जोएल और रेजिस के पिताजी एक स्लेव थे और उनके बहादुरी को देख उस वक्त के ओनर ने उन्हें आजादी दी थी। मगर इस डॉक्यूमेंट को देख ये दो भाई इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेते और वो दोनों इसका मजाक उड़ाते हैं और उसे फाड़ भी देते हैं। ये सब उनकी बुआ देख रही थी जो वहाँ पर बैठी हुई थी। गुस्से में आकर वो ये ठान लेती है कि इन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो आगे इन दोनों के मुंह पर धुआं मारकर एक मंत्र पढ़ती है जिससे ये दोनों 17वीं सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। ये वही समय था जब गोरे लोग काले लोगों पर जुल्म करते थे। जब उनकी आंख खुलती है तो वो आसपास के इलाके को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ ब्लैक लोग वहां से भाग रहे होते हैं। देखते ही देखते वहां पर 2 स्लेव हंटर्स आकर इन दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। आगे इन दोनों को एक स्लेव मार्केट में पेश किया जाता है और जॉर्डेन नाम के एक ओनर को इन्हें बेच दिया जाता है। जॉर्डेन आगे इन दोनों को खेत में काम पर लगा देता है। उस जगह पर ऑन्ड्रे नाम का एक आदमी भी होता है जो ब्लैक लोगों पर जुल्म करता था और उन्हें जबरदस्ती काम करवाता था। जोएल को खेत में काम पर लगा दिया जाता है और वही रेजिस को किचन में काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ पर इन दोनों भाइयों को पता चलता है कि किसी कारण से वो टाइम ट्रेवल करके ईयर 1780 में पहुंच गए हैं। अगले दिन इन सारे स्लेव्स को खड़ा किया जाता है और उनके सामने एक प्रीस्ट उन्हें बाइबल पढ़ाकर सुनाने लगता है, मगर ये वाली बाइबल उन्होंने खुद लिखी थी जिसमें ब्लैक और व्हाइट लोगों में बहुत भेदभाव था। प्रीस्ट कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ब्लैक लोग व्हाइट लोगों की गुलामी करे और यहाँ इस दुनिया में उनका दर्जा नौकरों का है। यह सब सुनकर ये दो भाई भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि रेजिस उस प्रीस्ट को बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़कर भी सुनाता है जिसे सुन प्रीस्ट बहुत चक्का हो जाता है। कुछ देर बाद जोएल खेत में जाता है तो ऑन्ड्रे उसे मारने लगता है क्योंकि वो कुछ ही मिनट लेट हुआ था। इन सब चीजों से तंग आकर जोएल वहाँ से भागने लगता है, मगर भागने जाकर वो एक पोल से टकराकर बेहोश हो जाता है। उसे सबके सामने मार भी पड़ती है। उसी रात रेजिस को जॉर्डेन के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ जॉर्डेन रेजिस की तारीफ करता है क्योंकि उस समय किसी को भी पढ़ना नहीं आता था। इन सब चीजों से इम्प्रेस होकर जॉर्डेन रेजिस को सारे स्लेव्स का लीडर बना देता है। दूसरी तरफ रोजली नाम की एक औरत जोएल के घावों पर मरहम लगाने लगती है। उन्हें मिले हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे और जोएल रोजली पर लाइन मारने लगता है क्योंकि वो उसे चाहने लगा था। यहाँ तक कि वो किस करने आगे भी बढ़ता है,
मगर रोजेली उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो किसी और से प्यार करती है और उसका नाम इसाडोर है। अब अगले दिन रेजिस बाकी स्लेव्स पर हुक्म झाड़ने लगता है और उन्हें ऑर्डर्स देने लगता है, और ये सब देख जोएल शॉक हो जाता है। वो उसे डांटने भी लगता है, ये कहते हुए कि वो व्हाइट लोगों की तरह उन पर जुल्म क्यों कर रहा है। मगर रेजिस जोएल के बातों को लाइटली ले लेता है और व्हाइट लोगों का एक ईमानदार नौकर बन जाता है। वो उन्हीं की खातिरदारी करता और गुलामी भी। वहाँ के सभी व्हाइट लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि रेजिस एक पढ़ा लिखा आदमी है, और वो ये बात कहकर उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि क्या उसे पियानो बजाना आता है। गुस्से में आकर रेजिस पियानो बजाने लगता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मगर ऐसा करने की वजह से उसे बहुत मार भी पड़ती है। ये सब देखने के बाद रेजिस को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। अगली सुबह ये दोनों भाई चुपके से एक कैरेज में बैठ जाते हैं और उस फार्म से भाग जाते हैं। उस कैरेज को चलाने वाला आदमी, जिसका नाम आइजैक था, वो उनसे कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो दोनों उसके गाड़ी में छुपे हुए हैं। ये सुन वो दोनों आइजैक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उसके पास रहने दे। उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जिसके लिए आइजैक मान जाता है, क्योंकि ज्यूस पर भी ये जुल्म हुआ करता था। आगे जॉर्डन के आदमी इन दोनों की तलाश करते हुए आइजैक के घर पर पहुंच जाते हैं। ये जानते ही ये दोनों भाई आइजैक को थैंक्स बोलकर उसके पीछे के दरवाजे से वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो दोनों समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ के एक बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर से बेचने उसी बाजार में खड़ा किया जाता है। जॉर्डन के आदमी इन्हें फिर से खरीद कर वापस फार्म की तरफ ले जाते हैं, पर बीच रास्ते में ही जॉर्डन के आदमियों को एक अफ्रीकन ट्राइब वाले लोग पकड़कर उनके इलाके में ले जाते हैं। दरअसल इस ट्राइब का नाम मरून ट्राइब था और इन पर भी व्हाइट लोगों ने जुल्म किया था, इसलिए वो लोग व्हाइट लोगों को टारगेट करते और उन्हीं की तरह पीड़ित लोगों को बचाते जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। उस ट्राइब का लीडर अब सबसे कहने लगता है कि उन्हें सभी गोरे लोगों को मार देना चाहिए, जिसके लिए रेजिस राजी नहीं होता, क्योंकि उसके टाइमलाइन में उसकी वाइफ एक अमेरिकन थी। ये देख ट्राइब के लोग इन दो भाइयों पर गुस्सा हो जाते हैं और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों एक अनजान लोकेशन पर होते हैं, जहाँ पर उन्हें उनकी बुआ दिखाई देती है, जिसने इन दोनों पर टाइम ट्रैवल वाला मंत्र मारा था। इन दोनों भाइयों को अब रियलाइज होता है कि ये सब उनके बुआ ने किया है। वो दोनों अपने बुआ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये सब पहले जैसा नॉर्मल कर दे और उन्हें यहाँ रहना नहीं है। ये सुन उनकी बुआ कहती है कि इसे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें वापस फार्म में जाकर उनके परदादा और परदादी को मिलाना होगा, जिससे सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। वो उन्हें उनके नाम भी बताती है कि उनका नाम इसाडोर और रोजेली है। अगर वो लोग उन्हें मिलाने में कामयाब हो गए तो वो वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। वहाँ से जाने से पहले उनकी बुआ उन्हें एक पाइप देती है, जिसके धुएं से ही ये दोनों 17वीं सेंचुरी में पहुंचे थे। वहाँ से जाते समय इन दोनों को इसाडोर दिखाई देता है, जो एक दूसरे आदमी के साथ लगा हुआ था। मतलब इसाडोर एक गे था। जोएल अपने फोन से उसका वीडियो भी निकालता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि इसाडोर को किसी भी तरह रोजेली के साथ मिलाना होगा। ये दोनों वापस जॉर्डन के पास जाते तो हैं, मगर उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। आगे ये दोनों भाई अपने हट्स में बैठकर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉर्डन की बेटी की शादी होती है और सभी व्हाइट लोग जश्न मना रहे होते हैं। ये देख रेजिस ब्लैक लोगों के लिए भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और तो और इसाडोर को शराब पिलाकर रोजेली के पास भेजता है ताकि इन दोनों का मिलन हो। मगर जोएल और रोजेली आपस में ही शुरू हो जाते हैं। जोएल जानता था कि रोजेली उसके एंसेस्टर है, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। रात के समय ये दोनों जबरदस्ती इसाडोर और रोजेली का मिलन करवाते हैं ताकि वो दोनों जल्द से जल्द इस टाइमलाइन से निकल सके। उन्हें यहाँ भरोसा हो जाता है कि वो लोग अब वापस पहुंच जाएंगे, इसलिए व्हाइट लोगों से बदला लेने के लिए ये दोनों उनके मैंशन में जाकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। जोएल जॉर्डन के बेटी को जबरदस्ती किस करता है और वही रेजिस फर्नीचर को तोड़ने लगता है। तभी ऑनरी वहाँ आकर इन पर बंदूक तान देता है। ये दो भाई अपनी बुआ का पाइप लेकर स्मोक करते हैं, इस उम्मीद में कि वो दोनों वापस अपने टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं होता और उनके इस हरकतों के लिए उन्हें सजा भी मिलती है। जॉर्डन उन्हें कैद खाने में डाल देता है और उन दोनों को मौत की सजा सुना देता है। कैद खाने में ये दोनों आपस में रोने लगते हैं। अगली सुबह ऑनरी आकर इन दोनों को सूली पर चढ़ाने ले जाता है, पर तभी जॉर्डन का छोटा बेटा विक्टर जंगल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे ये सब देखना पसंद नहीं था। रोजेली विक्टर के पीछे भागती है और पाती है कि वो पानी में गिर गया। यह सुन सभी लोग विक्टर को बचाने भागते हैं। मौके का फायदा उठाकर इसाडोर ऑनरी को बेहोश करके इन दोनों को छुड़ा लेता है। रेजिस और जोएल जब जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं तो उन्हें विक्टर दिखाई देता है। अब ये दो भाई पानी में कूदकर विक्टर की जान बचा लेते हैं
अब आगे इन दोनों को जॉर्डन के पास ले जाया जाता है। जॉर्डन उन्हें आजाद कर देता है क्योंकि उन्होंने विक्टर की जान बचाई थी। जॉर्डन उन्हें उनकी आजादी का एक डॉक्यूमेंट भी देता है, मगर ये दोनों इसे एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि रोजली और इसाडोर को आजाद करने की मांग करते हैं, जिसके लिए जॉर्डन मान जाता है। इस तरह ये दोनों भाई अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, मगर उन्हें अब भी वो पाइप चाहिए था जिसके जरिए उन्हें वापस जाना था। अब कुछ दिनों बाद रोजली और इसाडोर इन दोनों से मिलते हैं और उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऑन्ड्री आता है और उन्हें काम पर चढ़ने को बोलता है। ऑन्ड्रे आगे वही पाइप निकालता है और उनके मुंह पर धुआं फूंकता है, जिससे वो दोनों वहाँ से गायब होकर अपने टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में उन्हें उनकी बुआ दिखाई देती है, जिसके हाथ में वही डॉक्यूमेंट था। कुछ दिन बीत जाते हैं और जोएल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लग जाता है। वो अब एक्सेप्ट कर लेता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसे मेहनत करनी होगी। दूसरी ओर रेजिस मेयर के ऑफिस पर होता है। तभी मेयर वहां आकर उसे बुरा भला सुनाने लगता है, क्योंकि वो एक ब्लैक आदमी था। पर इस बार रेजिस खामोश नहीं बैठता, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाता है और अपनी जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढने लगता है। फिर एक दिन रेजिस और जोएल फैमिली के साथ बैठकर गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, पर तभी रेजिस और जोएल के बेटियों में झगड़ा होने लगता है, जिससे वो दो लड़कियां उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देते हैं। ये देखते ही ये दो भाई वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दोनों वापस 17वीं सेंचुरी में पहुंचे। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये बढ़िया सी टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।